वेलकम बैक चैनल। आज है हमारा डे 72 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3 और वी वर ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। और हमारा जो 6th चैप्टर पे हम थे, हमारे सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हैं इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी रीडिंग में, जो कि आज मैं बैक टू बैक कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ना थोड़ा कुछ वॉइस में शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी मैं इशू देख लूंगी। ठीक है। और myself Nancy Tanwar, CFA level 3 candidate, level 1 and level 2 mentor, and also your friend and your guiding partner in this entire journey in this entire journey for clearing CFA level 3. Let's get started. आई थिंक सबसे पहला चैलेंज जो होगा वो यही होगा कि इस टंग ट्विस्टर जर्नी को मैं ढंग से बोल सकूं। ठीक है। तो हम अपने जो थर्ड उस पे थे, हमने अभी इसमें बॉटम अप स्ट्रेटेजीज देख ली, उसमें से ही एक पार्ट था विच इज योर टॉप डाउन क्रेडिट स्ट्रेटेजीज एंड थर्ड इज योर फैक्टर एक्सपोजर वाली चीज। तो हम अब से देखते हैं इसमें टॉप डाउन क्रेडिट स्ट्रेटेजीज क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, टॉप डाउन मीन्स ऊपर से लेके नीचे, मतलब पहले ग्लोबल, फिर कंट्री, फिर इंडस्ट्री या सेक्टर, फिर हम किसी भी कंपनी या किसी भी स्पेसिफिक जो बॉन्ड देख रहे हैं या फिर हमको इक्विटी देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है मैक्रो फैक्टर्स पे, सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल रेट्स, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन मार्केट वॉलिटिलिटी, रिस्क एपिटाइट, recent credit spread changes, industry trends, geopolitical risk, currency movements. All these are the macro factors which we need to emphasize. तो ये सारी चीजें हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं, देखो इसमें ना ये जो ग्राफ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जस्ट लुक एट दिस। जो ये फर्स्ट जो ये आप लोगों को एक लाइन दिख रही है, दिस इज योर ग्रोथ रेट। ठीक है। जो पूरा प्रॉपर लाइन है वो है हमारी ग्रोथ रेट एंड द जो डॉटेड लाइन है ना वो है हमारा डिफॉल्ट रेट। ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे जैसे जब जब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जो रेट है, हमारी ग्रोथ रेट या फिर जो इकोनॉमी है, या मैं अगर बात करूँ ग्लोबल की या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की, अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो देखो डिफॉल्ट रेट्स भी आर लाइक दे आर आल्सो नियर जीरो। मतलब जब जब इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करेगी तब तब डिफॉल्ट रेट्स भी कम होंगे, और जब जब इकोनॉमी बुरी परफॉर्म करेगी तो तब तब जो डिफॉल्ट रेट्स होंगे बॉन्ड के, जो क्रेडिट रिस्क बोलते हैं जिसमें, वो भी हमारा बहुत ज्यादा होगा। एग्जांपल देखो, इसमें यहाँ देखो, ये जो हमारी इकोनॉमी है इट वेंट इनटू नेगेटिव। ये वो वाला क्राइसिस है जो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ था, 2008 वाला क्राइसिस। तब ये जब इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई, तब ये दिस लुक एट दिस थिंग, इट ऑल्सो पीक्ड। जो हमारा डिफॉल्ट रेट था वो भी पीक पर चला गया। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं, सॉरी, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। जब जब हमारी इकोनॉमी अच्छी जाएगी तब तब हमारे डिफॉल्ट रेट्स विल फॉल डाउन। ठीक है। असेसिंग क्रेडिट क्वालिटी इन अ टॉप डाउन अप्रोच हमें करना है, और हमें देखना है सेक्टर एलोकेशन इन टॉप डाउन अप्रोच। ये हमारी दो चीजें होगी जो हमें देखनी है। तो हम जब कैसे देख रहे हैं, असेस कैसे करेंगे हम क्रेडिट क्वालिटी को इन टॉप डाउन अप्रोच। जो क्रेडिट मैनेजर्स है ना वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं पब्लिक रेटिंग्स। पब्लिक रेटिंग्स क्या होती है? लुक एट दिस, मूडीज, एस&पी, फिच, ऑर्डिनल और वेटेड। ये तो ये तीन जो है, दीज आर मतलब अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रेडिट एजेंसीज, लाइक मूडीज हो गया, एस&पी, फिच, ये सारी चीजें। ऑर्डिनल क्या है? ऑर्डिनल मतलब हम एक ऑर्डर में एक रैंक कर रहे हैं। जब भी ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं रैंक करते हैं। ठीक है। और तो इसमें वेटेड क्या है? वेटेड एवरेज जैसे होता है ना, वेट्स करके वेट दे रखे हैं। ठीक है। तो जो क्रेडिट मैनेजर है वो क्या करेगा? He will be using public ratings to categorize and rank the credit quality of bonds within a portfolio. Weighted factors are based on the likelihood of the credit loss over a specified period. जो वेट्स है वो क्या वेट्स कर रहे हैं? जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ क्रेडिट लॉस। ठीक है। सपोज अब जो एक मैनेजर है वो असेस कर रहा है क्रेडिट क्वालिटी फॉर अ बॉन्ड, और जो बॉन्ड है ना, जो पोर्टफोलियो है पूरा, वो इट कंसिस्ट ऑफ 50% A1 और A+ रेटेड बॉन्ड्स एंड 50% हमारा जो बैड बी वाले रेटेड वाले बॉन्ड्स है। यूजिंग अ ऑर्डिनल स्केल, एवरेज पोर्टफोलियो क्रेडिट क्वालिटी स्कोर जो है इसको पूरा परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। ये तो जब हम एग्जांपल करेंगे ये हम पूरी चीज देख लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सपोज अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, लेट्स से अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ से ये पूरा ले रही हूँ मैं। ठीक है। 9, 8 और ये लेती हूँ मैं 14। हाँ, तो इसमें अगर मैं ले रही हूँ तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो होगा समवेयर लाइक 14 और 8 में डिफरेंस क्या है? 6 का 3, मतलब यहाँ पे लाइक हाँ 11। और इसमें देखो, इसमें भी सेम वही होगा। मतलब एक तरह से जो ऑर्डिनल और वेटेड वाला अप्रोच है ना उसमें हम सेम देख सकते हैं
कि रैंक जो है ना, जो भी हम उसका एवरेज ले रहे हैं तो वो यही आ रहा है। जैसे इसमें देखो 260 और 220 इसका एवरेज आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा, तो हम बोलते हैं कि वेटेड जो होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा हमें वेट देना चाहिए एज कम्पेयर टू योर ऑर्डिनल वाला चीज। इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स फॉर क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, रेटिंग्स टेंड टू लैग द मार्केट प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क। अच्छा, अब ये सबको पता है, जो हम किस चीज को देख के हम क्रेडिट रेटिंग्स निकाल रहे हैं, प्राइस को देखकर। प्राइस सबसे पहले फॉल होता है, उसके बाद हमारी रेटिंग्स चेंज होती है, ठीक है। प्राइस अगर चेंज हुआ तो हमारी रेटिंग्स उतना ही चेंज होगी, मतलब इट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस। देयरफॉर जो क्रेडिट रेटिंग्स होगी इट विल बी अ लैगिंग इंडिकेटर, मतलब वो पहले आएगा, उसके बाद हम देखने को मिलता है हमें रेटिंग्स। सिमिलरली S&P और मूडीज की रेटिंग्स कैप्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है या ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इनका ना डिफरेंट डिफरेंट सबका क्राइटेरिया होता है देखने का। तो जो भी वो कैप्चर करेगी, हो सकता है मूडीज कुछ और रिस्क देख रही हो और S&P कुछ और रिस्क देख रही हो, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो वैसे ही S&P जो रेटिंग्स है, फोकस ऑन पीओडी। पीओडी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। और मूडीज किस पे फोकस करती है, एक्सपेक्टेड लॉसेस पे। तो इसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी दो क्रेडिट एजेंसीज की जो रेटिंग्स है उनको। क्रेडिट रेटिंग टाइम होराइजन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेटिंग्स आर इशूअर स्पेसिफिक, फॉर स्पेसिफिक इशूअर्स आर गिवन, ठीक है। और अगर मैं बोलूं इसमें क्रेडिट स्प्रेड मेजर्स क्या क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओएस। ओएस क्या होता है, हमने प्रीवियस जो अपनी लेक्चर था उसमें हमने देखा है क्या चीज, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड are preferred for measure are preferred to measure average portfolio credit quality. Spread based rather than rating based measures can help in determining changes in portfolio value due to spread changes. इसमें बोले spread changes जब भी होगा तो it is better to use spread based rather than rating based वाली चीज है, ठीक है। this is important, this needs to be remembered. तो जब भी हम देखते हैं इसमें कि to calculate a portfolio's average option adjusted spread, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल का ओएस लेते हैं और वेट करते हैं उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अब हम सेकंड उस पे जो सब टॉपिक था इसमें ही, सेक्टर एलोकेशन। हम सेक्टर एलोकेशन कैसे करते हैं टॉप डाउन अप्रोच में, टू डिटरमाइन विच सेक्टर टू अंडरवेट एंड विच टू ओवरवेट। इसमें हम ये देखते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन सा, और एक फॉर्म कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसा ऊपर बढ़ेगा नीचे जाएगा क्या होगा, और मार्केट व्यू भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है इस पे। तो सेम हम क्या करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करेंगे सच एज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस वही एक टॉपिक है जो लेवल 1 में सब बच्चे डरते हैं जिससे। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एवरेज स्प्रेड ऑफ ट्रिपल बी बॉन्ड्स और एवरेज स्प्रेड ऑफ ट्रिपल, ये वाला पूरा इंडस्ट्री सेक्टर, और हमारा जो एवरेज स्प्रेड है ऑफ बीबी रेटेड ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड्स का। फिर हम फाइनेंशियल रेशियोज को यूज करेंगे, सेक्टर स्प्रेड, सेक्टर लेवरेज, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वही जो सेक्टर स्पेसिफिक और रेटिंग स्पेसिफिक स्प्रेड कर्व्स को यूज करेंगे। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंबाइन करेंगे इन्वेस्टर का व्यू दैट कुड लीड टू क्रेडिट पोर्टफोलियो पोजिशनिंग। हमें पोजिशन ही तो लेनी है कि कैसे कैसे इंटरेस्ट रेट होगा। पहले सबसे पहला क्या काम करेंगे, पहले हम मैक्रो फैक्टर्स लेंगे, उसमें हम व्यू बनाएंगे। फिर हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। फिर हम स्प्रेड जो इंडस्ट्री और हमारा जो रेटिंग स्पेसिफिक स्प्रेड कर्व्स है उसको करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको देखते हुए पूरा एनालिसिस करते हुए पोजीशन बनाएंगे कि हमें कहाँ क्या लेना है। फिर है हमारा जो थर्ड है, इट इज योर फैक्टर बेस्ड क्रेडिट स्ट्रेटजीज। की फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि सिमिलरली जैसे इक्विटी मार्केट्स में होते थे ये सारे, कैरी, डिफेंसिव, मोमेंटम, वैल्यू, ठीक है। अब कैरी क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेजर इफ पीओडी और एग्रीगेट रिस्क मेजर इज अनचेंज, ठीक है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि कैरी क्या होता है, कैरी मतलब वो वाला कैरी की बात नहीं कर रहे। कैरी मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, हम जहाँ पे हमारा रिटर्न हमें सॉरी यील्ड जो कम होती है, इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं, जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम होते हैं वहां पे बोरो करते हैं, जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं वहां पे उसको उस पूरी इकोनॉमी में या उस पूरे सेक्टर में हम पोजीशन लेते हैं। तो इसमें कैरी क्या होता है, इसमें कैरी में जो मेजर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड सबसे पहले तो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेजर क्या होगा हमारा, इफ पीओडी और एग्रीगेट रिस्क प्रीमियम इज अनचेंज। हम कब यूज करते हैं इसको, जब हमें लग रहा है कि जो पीओडी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, या फिर जो रिस्क प्रीमियम है, इट इज अनचेंज। डिफेंसिव मतलब डिफेंसिव स्टॉक्स, जैसे हमने पढ़ा डिफेंसिव स्टॉक्स कौन से होते हैं, जिनका बीटा बीटा किससे कम होता है, मार्केट बीटा से लेस देन 1। बीटा जिसका भी लेस देन 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स। मतलब दे डू नॉट रिएक्ट मच इजिली व्हेन द मार्केट ओवरऑल मार्केट इज ग्रोइंग और फॉलिंग। तो एम्पेरिकल जो रिसर्च है वो सजेस्ट करती है दैट इट इज अ सेफर लो रिस्क एसेट्स, ठीक है। सिमिलरली जैसे इक्विटी के केस में था,
तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, मार्केट बेस्ड लेवरेज, ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी और लो ड्यूरेशन, ठीक है। मोमेंटम में, मोमेंटम मतलब बीटा जिसका मोर देन 1, अगर हमारी निफ्टी 1 से ग्रो कर रही है तो ये 1.5 से दौड़ेंगे, तो दे आर लाइक हाई रिसेंट रिटर्न्स, जो आउट परफॉर्म करते हैं वो वाले बॉन्ड्स। वैसे ही इक्विटी के केस में जो था वही सेम इसमें भी है। वैल्यू क्या होगा, जैसे वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, मतलब लो मार्केट वैल्यू वर्सेस फंडामेंटल वैल्यू इंडिकेट्स ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो एक्टिव क्रेडिट इन्वेस्टर्स है ना, वो ईएसजी फैक्टर्स आजकल बहुत चल रहा है, ईएसजी फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना, उसकी ईएसजी वाले बॉन्ड्स लेना, ईएसजी वाली जो भी जितने भी हमारी इन्वेस्टिंग करना, ईएसजी इन्वेस्टिंग बहुत फेमस हो रही है। हम उसको कैसे कर सकते हैं, बाय 3 वेज। कैसे हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव स्क्रीनिंग, नेगेटिव स्क्रीनिंग, मतलब ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर कि इसमें यूज कर सकते हैं हम स्क्रीन, जिसमें हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्रीनिंग, चलो बता ही दिया। और यूज कर सकते हैं हम ईएसजी रेटिंग्स, ताकि हम एक पर्टिकुलर गिवन सेक्टर को टारगेट कर सके, रेटिंग कैटेगरी को टारगेट कर सके विद अ रिलेटिवली फेवरेबल ईएसजी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम कर सकते हैं टारगेट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को, जो भी डायरेक्टली फंड कर रहे हैं ईएसजी स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स। एग्जांपल इसका है ग्रीन बॉन्ड का। तो ईएसजी जो रेटिंग्स होती है, हम उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्राइटेरिया के थ्रू पूरा उसको डिटरमाइन करते हैं, और दिस कैन लीड टू डिफरेंसेस इन ईएसजी एंड क्रेडिट रेटिंग्स, दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो दे टेंड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड फॉर 2 रीजंस, मतलब जितना ईएसजी होगा, जितना ज्यादा हम ईएसजी को कॉर्पोरेट कर रहे हैं, उतना ज्यादा क्रेडिट एजेंसीज या हमारी क्रेडिट जो रेटिंग्स है वो बहुत अच्छी होगी। क्यों देयर आर 2 रीजंस, बिकॉज मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होंगे, उसको ईएसजी ये जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कोई भी, जैसे अगर कोई पर्सन भी है, कोई भी पर्सन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है, तो वो ज्यादा मतलब देखा जाएगा कि दैट ही इज मोर डिसिप्लिन्ड इन सम वे और अदर एज कंपेयर टू द अदर पर्सन हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, हु इज नॉट फॉलोइंग अ रूटीन। तो वैसे ही सिमिलरली जो भी अगर कोई कंपनी, बॉन्ड, इक्विटी, जो भी ईएसजी के जो स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो हमारे हिसाब से देखा जाएगा कि दैट ही और शी इज अ क्रेडिट वर्दी थिंग, while those with a greater possibility of financial distress will face government or adverse risk. Major rating agencies incorporate ESG risk into credit rating processes, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स दैट जो पैसे इकट्ठे करके वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो किसी जैसे मान लो कि किसी इनिशिएटिव में, लाइक पोस्ट कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गया, उस चीज को सुधारने में, जो भी चीज एनवायरमेंट को सुधारने में जो भी पैसे लग रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। दे आर नॉट इन ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, वो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, जो भी एनवायरमेंट को हेल्प करने के लिए बॉन्ड्स बनते हैं वो। तो जो भी ये ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, दे आर रैंक्ड पारी पासु मतलब इनको सेम लेवल पे देखते हैं। और issuers other outstanding senior unsecured bonds have similar pricing. However, due to favorable ESG considerations, they have high demand for a than the standard डेट इश्यूज, ठीक है। फोर्थ टॉपिक पे आ गए हम, ठीक है। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा, लिक्विडिटी और हमारा टेल रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इज नॉट अ न्यू थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। लिक्विडिटी क्या होती है, जब भी हम आसानी से बाय और सेल कर ले उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। जहां पे भी बायर्स भी है, सेलर्स भी है, वहां पर उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिस्क क्या होगा, जहां पे एक तरफ पे बायर नहीं है या फिर एक तरफ पे सेलर नहीं है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क जो है, इट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद व्हाट, बॉन्ड इशू साइज। जितना बड़ा इशू साइज होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जितना कम हमारा इशू साइज होगा मतलब बायर्स और सेलर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड साइज ऑफ द मार्केट इन विच बॉन्ड इज ट्रेडेड। जितनी बड़ी साइज होगी मार्केट की, उतने ज्यादा सेलर्स होंगे, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। बॉन्ड डीलर इन्वेंट्री साइज, जितना ज्यादा डीलर के पास उसकी इन्वेंट्री पड़ी होगी, उतना ज्यादा खरीद बेच हो रही है, उतना ज्यादा लिक्विडिटी है। डेवलप्ड मार्केट्स और सॉवरेन मार्केट्स आर हाईली लिक्विड। ये तो सबको पता है, डेवलप्ड मार्केट्स, यूएस की जो मार्केट्स के बॉन्ड उठाओगे तो दे आर हाईली लिक्विड, और ऑन द रन तो हर एक उसमें दे आर लिक्विड। बट जो इसमें ऑफ द रन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर्ड नोट्स आर नॉट। ये तो सबको समझ आ गया। जो बॉन्ड्स का इशुएंस है एंड ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर होती है वाली, नॉट लाइक जैसे इक्विटीज की होती है जहां पे हम एक पूरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वैसा नहीं होता। दे आर लाइक बार्गेन, दे आर लाइक डीलर वाली मार्केट है ये। ओटीसी मार्केट जो है उसकी लिक्विडिटी डिपेंड करती है अपॉन द डीलर्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर ट्रेडिशनली ट्रेडेड ऑन रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट बेसिस। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैज इंक्रीज। मतलब अभी भी बॉन्ड्स में देर आर लाइक ह्यूज लूप होल्स जिसमें कि चेंजेस होने के बहुत अच्छे, इंप्रूवमेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि
जो इक्विटी मार्केट है वो हमारी काफी इवॉल्व हो चुकी है, बट बॉन्ड्स आर स्टिल लाइक ट्रेडेड ऑन ओटीसी मार्केट्स, बट उसका भी वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते देखते कब तक वो बॉन्ड्स मार्केट जो है हमारी वो पूरी चेंज हो जाएगी। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, जितना ज्यादा हमारी लिक्विडिटी होती है उतना हमारा कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। लिक्विडिटी जितना ज्यादा हाई होगी उतना हमारा कम होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन। तो बॉन्ड मार्केट्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर डिफरेंट रिलेटिव टू इक्विटी मार्केट्स, ये तो सबको पता है, बिकॉज ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर differences. Price discovery for infrequently traded individual bonds involves matrix pricing, evaluated pricing. इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे इनफ्रीक्वेंटली बॉन्ड होंगे उनको हमें खुद से ही उसकी प्राइसिंग निकालनी पड़ेगी। फॉर बॉन्ड्स जो एक्टिवली हो रही है ट्रेड, उसमें हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्प्रेड कैसे एस्टिमेट करेंगे, ऐसे इफेक्टिव स्प्रेड, दिस इज ऑल्सो नॉट अ न्यू थिंग। जस्ट अ सेकेंड, इसमें ये कुछ इशू है ना, इसको मैं सॉल्व कर लेती पहले। अच्छा ठीक है, इसको ना मैं ऐसे समझाती हूँ, इसको क्या ही पूरा खिचड़ी पक चुकी है इसकी। तो जो इफेक्टिव स्प्रेड होगा वो क्या होगा, ट्रेड साइज, मतलब जितना भी हमारा ट्रेड साइज है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं ट्रेड साइज, ठीक है, ट्रेड साइज मल्टीप्लाइड बाय ट्रेड प्राइस, जो भी चल रहा है ट्रेड प्राइस, माइनस योर बिड आस्क स्प्रेड का एवरेज, बिड प्लस आस्क का एवरेज, ठीक है, दिस इज फॉर योर बाय ऑर्डर्स। वैसे ही सिमिलरली बिड आस्क स्प्रेड इधर आ जाएगा, बिड प्लस आस्क का एवरेज माइनस में हमारा ट्रेड प्राइस, दिस इज फॉर सेल ऑर्डर्स, ठीक है। इसको ना ये थोड़ा खिचड़ी सी पक गई और ये हो भी नहीं पा रहा है, तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। जो भी अगर हमने बाय ऑर्डर लिया होगा तो ये वाला एप्लीकेबल होगा, सेल ऑर्डर लिया होगा तो ये वाला एप्लीकेबल होगा, बट डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इट विद ट्रेडेड साइज। ट्रेड साइज से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। इफेक्टिव स्प्रेड जो है इट इज एन इनएडुकेट गेज ऑफ ट्रेडिंग कॉस्ट फॉर स्मॉल ऑर्डर्स। ये सिर्फ बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और व्हेन द एग्जीक्यूशन अफेक्ट्स स्प्रेड। ट्रेस क्या होता है, ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस इंजन रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। अब हम कैसे मैनेज करते हैं लिक्विडिटी रिस्क ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो को, ऑन द रन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेते हैं, आर मोस्ट रिसेंटली इशूड कॉर्पोरेट्स आर फेवर्ड फॉर शॉर्ट टर्म टैक्टिकल पोर्टफोलियो पोजिशनिंग। मतलब हमें जो भी अगर शॉर्ट टर्म का व्यू लेना है वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय ऑन द रन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर मोस्ट रिसेंटली रिसेंट वाले लेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। रिलेटिवली इलिक्विड जो पोजीशन होगी वो हम सिर्फ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजीज के लिए यूज करते हैं, इसको याद रखना। लिक्विड ऑल्टरनेटिव्स में सीडीएस और बॉन्ड्स का ईटीएफ्स यूज करते हैं। ईटीएफ शेयर्स ट्रेड ऑन जैसे एक्सचेंज में निफ्टी ईटीएफ्स होते हैं, वो दे आर मोर लिक्विड। बॉन्ड्स का जो ईटीएफ होगा दे आर अवेलेबल अक्रॉस क्रेडिट स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारे जैसे जो पूरी क्रेडिट रेटिंग्स होती है उन सब में अवेलेबल होता है फॉर डिफरेंट मेच्योरिटीज एंड फॉर डिफरेंट मार्केट्स। ईटीएफ जो है they are used in active management to quickly overweight or underweight exposures. टेल रिस्क क्या होता है, टेल रिस्क इट इज एसोसिएटेड विद योर, जो हमारा वो बनता है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी होता है, का स्क्वायर होता है, और हमारा लॉग नॉर्मल, बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो टेल रिस्क क्या होता है, इट इज बेसिकली रेफरिंग टू योर एक्सट्रीम एडवर्स आउटकम्स दैट एक्सीड दोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो। मतलब ये हमारी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो ये हमारा ये जो फैट टेल्स होती है ना जिसको बोलते हैं, उससे एसोसिएटेड है हमारा टेल रिस्क। टेल मतलब पूंछ, पूंछ कहाँ है इसकी, ये वाला इसका जो रिस्क है। दीज आर दो एक्सट्रीम इवेंट्स। क्यों एक्सट्रीम है, क्योंकि यहाँ क्या है, दीज आर और दिस इज योर हमारा मीन। मीन के अराउंड देखो कितना ज्यादा, मीन के अराउंड ही हमारा मैक्सिमम डेटा उसके अराउंड ही इर्द गिर्द घूम रहा है। बट हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं दे आर द लाइक जो भी हमने नहीं सोचा था, मॉडल्स में भी हमने उसको नहीं सोचा था, वो वाले इवेंट्स, उसको हम बोलते हैं टेल रिस्क। हम कैसे कैसे उसको मेजर करते हैं, वैल्यू एट रिस्क, ये सबको पता है क्या होता है, कि मतलब मिनिमम इतना इतना लॉस तो हो ही सकता है, ठीक है, ओवर अ गिवन टाइम एट अ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस इंटरवल। कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क क्या होता है, लेट सपोज दिस इज योर वेरिएंस, ओ सॉरी वैल्यू एट रिस्क। कंडीशनल क्या होगा, कंडीशनल जैसे आ रहा है, मतलब वैल्यू एट रिस्क टूट चुका है, इतना तो लॉस हो ही सकता है, मतलब ये वाला लॉस को देख रहे हैं, उसका एवरेज ले रहे हैं।
उसको बोलते हैं हम कितना एवरेज लॉस हो सकता है इफ वैल्यू एट रिस्क इज लाइक ब्रोकन, ब्रीच्ड, लेवल ब्रीच हो गया। इंक्रीमेंटल वैल्यू एट रिस्क क्या होता है? हमने एक पोर्टफोलियो, एक हमने बॉन्ड डाला अपने पोर्टफोलियो में, हमारा वैल्यू एट रिस्क उस बॉन्ड को डालने से कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू एट रिस्क। रिलेटिव वैल्यू एट रिस्क जो है, हम रिलेटिव टर्म जब भी आएगी समझ जाना कि हम किसी ना किसी चीज से उसको कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको कंपेयर करें किसी ना किसी बेंचमार्क से। तो अब जो टेल रिस्क है, इसके ये दिस इज योर पैरामेट्रिक मेथड, हिस्टोरिकल सिमुलेशन और मोंटे कार्लो एनालिसिस। दिस इज आल्सो वी हैव लर्नड इन लेवल 2, ठीक है। पैरामेट्रिक जो मेथड है ये एज्यूम करता है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट ये दिस इज सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन होती है, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर हुम, फॉर नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। हिस्टोरिकल सिमुलेशंस क्या होती है? इट assumes that the past events repeat itself, मतलब जो पास्ट के इवेंट्स होंगे वो रिपीट करेंगे। हम पास्ट का डेटा लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि जो हमने डेटा पास्ट में ले रहे हैं, हो सकता है कोविड-19 तो कभी आया नहीं ना, तो मतलब हम पास्ट का डेटा देख रहे हैं, बट अचानक से कोविड-19 आ जाता है, तो वी आर ऑल लाइक शॉक सिचुएशन में हम सब। तो ऐसा कुछ हमने एस्टिमेट नहीं किया था, तो उसकी वजह से हमारा जो पूरा हाईली डिपेंडेंट है वो हिस्टोरिकल पे, तो ऐसा हो सकता है। तो देर इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन क्या होती है? इसमें हम बहुत सारे सिनेरियोज बनाते हैं जो डेटा फीड करते हैं, और इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज और सिमुलेशंस क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सिनेरियोज करते हैं, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट पे या जो भी हमारा पोर्टफोलियो है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारा 1%, 0.5, 0.01% चेंज हो रहा है, तो उसको हम देखते हैं हर एक सिचुएशंस में हमारा पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होगा। हम मैनेज कैसे कर सकते हैं टेल रिस्क? बाय सेटिंग पोजीशन लिमिट्स। हम पोजीशन लिमिट्स कर सकते हैं, रिस्क बजटिंग कर सकते हैं, कैपिंग कर सकते हैं एक्सपोजर टू सेवरल इशूअर्स, क्रेडिट रेटिंग्स, या फिर रीजन में कि हम इमर्जिंग मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करेंगे, हम हाई यील्ड बॉन्ड्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। हम यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क। और हम इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक बाय वी कैन परचेज स्वॉप्शन। स्वॉप्शन क्या होता है? इट इज एन ऑप्शन टू हैव अ स्वॉप और नॉट, ठीक है। परचेज कर सकते हैं हम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्शन, सीडीएस को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर 3, बट नॉट दिस चैप्टर, ठीक है। बस ये होने ही वाला है, थोड़ा ही पोर्शन बचा है अब इसमें। तो इसमें ये पूरा देख लेना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा पूरा, मतलब ये थ्योरी था, इतना कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, बट देयर आर लाइक फॉर्मूलाज इन बिटवीन which we need to which we do not need to mug up, we do not need to rote everything। हमें रोड तो वैसे कुछ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसको बस कंसेप्ट समझना है और एग्जांपल्स करने, जितना एग्जांपल्स करोगे उतना ज्यादा ये जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज है वो बैठने लग जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है जिसको आप लोग फिल कर देना। दिस इज रिगार्डिंग योर कोचिंग, जिसको भी लेनी है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।